वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो आज चर्चाएं आम बखास भी करेंगे और मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी हैं। और आज एक बड़ा दिन है, मुबारक का दिन है। और क्योंकि आज जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का इस दिन हुआ था और किया गया था यूनाइटेड नेशन ने, ये 10th ऑफ जो दिसंबर 1948 को ये यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किए गए थे। तो आज हम 76 ये एनिवर्सरी मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इस दिन की, तो इस दिन का डॉक्टर साहब जो थीम है तो वो 2024 को ये है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। तो हम बहुत जल्दी में हैं क्योंकि हमने काफी इसमें अडॉप्ट करने में, जो चाहे हमने 76 ईयर्स एगो कर लिया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स रिलेटेड, कितना अचीव किया है, कहाँ पहुंचे हैं, तो वो अभी एक चर्चा का विषय बना है। और वो चर्चा बहुत लोग कर रहे हैं और मैं डॉक्टर साहब के साथ अक्सर हम इन दिनों पे इम्पॉर्टेंट डेट्स होते हैं, उन सेलिब्रेशन जो होती है तो उस पर हम बातें करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं कहूँगा थोड़ा सा इस की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें आप अपने दर्शकों को। धन्यवाद जज साहब। जैसे भी आपने बताया कि आज एक ऐतिहासिक दिन है और दुनिया भर में यूनाइटेड नेशंस के सौजन्य से हर मुल्क जो है आज 76th एनिवर्सरी मना रहा है यूडीएचआर का, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है। तो ये डिक्लेरेशन हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। अब मसला ये है कि ये ज़रूरत क्यों पड़ गई? ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि जब 1945 में वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ, तो वर्ल्ड वार 2 में सबको पता है कि हिटलर, मुसोलिनी और कई कंट्रीज़ ने काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की थी। और लास्ट जो वायलेशन हुई थी जब 6 अगस्त को नागासाकी और उसके बाद हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया और 2 लाख लोग मर गए थे जापान में, तो उसके बाद एक ज़रूरत महसूस की गई एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसका प्रियम्बल भी है और ये बहुत बड़ा है और इसको 577 कंट्रीज़ में 577 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है। ये क्विज का क्वेश्चन है कि ऐसा दुनिया का एक ही मैन्युस्क्रिप्ट है जो हाईएस्ट यानी कि 577 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है, क्योंकि इसको मैंडेटरी है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि किसी भी कंट्री को ह्यूमन राइट्स वायलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं कर सकता है अंडर इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो जब 10 दिसंबर 1948 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ और इस रेजोल्यूशन का नाम था 217A नामक ये रेजोल्यूशन था। तो उसके बाद 1950 में 10 दिसंबर को ही पहला जो था वो शुरू हुआ, अडॉप्ट उस दिन हुआ, लेकिन पहला ह्यूमन राइट्स एनफोर्समेंट जो था, पहला ह्यूमन राइट्स डे जो था 1950 को मनाना शुरू हुआ। तो ये जो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ी बात है इसमें 30 आर्टिकल तो लोग इसके अलावा इस दिन 70 लीगल ट्रीटीज जो हैं ह्यूमन राइट्स की वो एक्सेप्ट हुई थी, ट्रीटीज जो अभी तक चल रही हैं। तो ये 30 आर्टिकल्स का एक एक ब्रीफ हम बताएंगे तो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट। थोड़ा सा मैं फिर आस्ता इसको टच करेंगे हर एक एस्पेक्ट, थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ डॉक्टर साहब का जो हिस्टोरिकल, ये थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने बहुत बारीकी से बताया कि क्या क्या और क्यों अडॉप्ट करना पड़ा, हिस्टोरिकल क्या जरूरत आ पड़ी। तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो बहुत 2 बड़ी जंगें हुई हैं, फर्स्ट वार और सेकंड वार में तो ज़्यादा अफेक्ट हुआ था जो इकॉनमी, समझो ह्यूमन राइट्स, ये इस किस्म का पूरा जो फोर्सेस थी, जो आप कह सकते हैं एलिस और एक्सिस, ये दोनों फोर्सेस थे, दोनों इतना तबाही हुई थी वर्ल्ड में। पूरा लंदन शहर या दूसरे यूरोपियन कंट्री के बड़े शहर टोटली इनकी आप कह सकते हो जो बड़ी बिल्डिंगें थी, बड़े
जो भी जो इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स या कमर्शियल जो बिल्डिंग थी सारी डैश टू ग्राउंड्स। और जो 2 शहर आपने नागासाकी और उसकी हिरोशिमा की बात की, तो जापान भी उस वक्त कम नहीं था। जापान आप समझो, ये जो जापान आप कह सकते हो उस वक्त, जे तो आपने नाम लिए हैं हिटलर मुसोलिनी, और जो यहाँ इसका जनरल था, और जापान भी काफ़ी इन्वॉल्व था। और मैं एक और बात कर दूंगा, चलो ये तो आगे हिस्ट्री आगे। तो यहाँ रूजवेल्ट इलिनॉर जो उनकी फर्स्ट लेडी थी जो अमेरिका की, वो कमीशन की ड्राफ्ट कमेटी जो तो उसकी चेयरमैन बनी। और वो उस जो 4 टाइम जो उनके पति, उनके हस्बैंड जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, तो वो रहे। तो इसका काफी रोल रहा है इसका ये ड्राफ्ट कमेटी में। तो अभी हम ये ठीक है, उस वक्त आप कह सकते हो 48 कंट्रीज ने उसने 48 कंट्री उस वक्त एक्चुअली इन्वॉल्व हुई थी। कुछ ने 48 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कुछ ने इसको बाइकआउट किया, नहीं अटेंड किया, लेकिन किसी ने अपोज नहीं किया। मतलब ये एक आप कह सकते हो कंसेंसस है, एक राय से समझो ये बना। और उसमें अभी तो यूनाइटेड नेशन की जो भी कंट्री सारे मेंबर्स हैं वो सारे इसके मेंबर्स हैं जो और वक्तन हमारे कन्वेंशन जो ट्रीटीज हैं होती रहती है, उसमें काफी चेंज भी आई। तो आप जो 30 आर्टिकल्स की बात कर रहे थे, ये बहुत उनके बारे में आपने, क्योंकि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनको जरूर पता होना चाहिए कि हमारे 30, और डॉक्टर साहब आम आदमी को भी पता होना चाहिए। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समान अधिकार। तो हर आदमी दुनिया में जो पृथ्वी पे पैदा हुआ है उसकी इक्वालिटी, वो बराबर है। ऊंच नीच, भेदभाव, लिंग, जाति, कास्ट, रिलीजन कुछ भी नहीं, सारे समान ही। तो राइट टू इक्वालिटी पहला आर्टिकल है जो इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में था। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, नस्लीय भेदभाव। ऐसे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो चाहे वो कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी जाति का हो, कोई रंग भेद की नीति नहीं होनी चाहिए। तीसरा है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी। हमें जिंदगी जीने का अधिकार है, ये देखो जिंदगी जीने का अधिकार है, और लिबर्टी है, हमें कुछ भी कर सकते हैं। और पर्सनल सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी हमारी पर्सनल सिक्योरिटी है, कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो उसका फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, उस जमाने में आपको पता है कितनी स्लेवरी हुआ करती, बड़े गुलाम होते थे, पर्टिकुलर अफ्रीका जैसी कंट्री में। तो इस फंडामेंटल राइट के तहत चौथा आर्टिकल था फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। उसके बाद था 5th था फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। हम किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, यातना नहीं दे सकते, और किसी को हम डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। छठा आर्टिकल था राइट टू रिकॉग्निशन एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। लॉ की नजरों में हर आदमी एक इंसान है, तो ये लॉ के स्टेटस से हर आदमी एक इंसान है। 7वां था राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि कानून की नजर में सब एक समान है। जब सब आप बताएं इसके बारे में, आप कानून के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, वो कानून की नजर में सब बराबर हैं। बस बिल्कुल जो आपने ये कहा, मैं इनको दूसरी तरीके से कर देता हूँ। ह्यूमन राइट्स जो है, तो क्या कहते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग, इसका एक बेसिक ये भी है कि बॉर्न इक्वल है और फ्री है, मतलब वो फ्री है। तो आप जो ये वाले एक 3 राइट में इसको तीनों के साथ जोड़ना, जैसे ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट क्या है जो कुदरत ने दी हुई है, हर एक को पानी, बिजली और रोशनी, सॉरी बिजली नहीं, एयर, पानी, एयर, चलो बिजली भी रोशनी का ही पार्ट है। तो ये एक बेसिक राइट। और जो ह्यूमन बीइंग है, और उन्होंने कहा हर एक फ्री है, तो जो आपने स्लेवरी के साथ जोड़ दो फ्री को। और ये मुझे लगता है जैसे ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स जो एक ह्यूमन बीइंग को दिए हैं, और दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे इंडिया में है, और आप ये कह सकते हैं हर एक कंट्रीज में जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे भी रिपब्लिकन जो उनका संविधान होगा, जब डेमोक्रेसी होगी या पॉलिटिक होगी, तो मुझे लगता है इनको। तो आपने जो ये चीजें बात की राइट टू लिबर्टी, तो हमारे पास आर्टिकल 21 है, ठीक, वो जो आर्टिकल 21 जो ह्यूमन राइट कहते हैं कि ह्यूमन, और उसकी कहता है पर्सनल लिबर्टी है, और उसकी बात करते हैं, और डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, और पर्सनल। और आगे आप आ जाओ, जो आपने स्लेवरी की बात की,
तो एक मैं एक थोड़ा सा, ये तो आपने कहा ना अफ्रीकन स्लेव लाते थे ये, खासकर इंग्लैंड में, और उनको ये कहते थे आस्ता आस्ता इवॉल्व हो गया। तो यहाँ तक जो ये कोर्ट में मसले गए, इंग्लैंड कोर्ट में, आपको इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ। उसने कहा ये जो स्लेव्स हैं, जैसे लॉ कैसे इवॉल्व हुआ, स्लेवरी की लिस्ट, इसको मतलब स्लेवरी से उबरने के लिए जो लाते थे, उन्होंने कहा ये अफ्रीका से स्लेव लाया हमने, तो इसका कोई ह्यूमन राइट नहीं है। जो हमारा इंग्लैंड का बंदा है, सिटीजन है, उसको ये स्लेवरी से मुक्त है। तो उन्होंने कहा यार नो, आस्ता आस्ता ये हुआ कि जो भी है, जो भी इंग्लैंड में है, जो भी मतलब, तो उसको भी इक्वल अधिकार हैं, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे आपको ये भी इंडियन हिस्ट्री में देखोगे, हमारे यहाँ के लोगों को बॉन्डेड लेबर की तौर से गन्ना खेती के लिए ले गए, बिल्कुल दूसरी खेती के लिए ले गए। तो ये भी बातें आई होंगी जब ये यूएन डिक्लेरेशन की बात। अब 8वें राइट पे जाएंगे, प्लीज। राइट टू रेमेडी बाय कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल। ये इंपॉर्टेंट राइट है, कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल है, राइट है हर आदमी का, उसको मिलना चाहिए। उसका फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड एग्जाइल, हम आर्बिट्रेरी तरीके से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते ना, एग्जाइल पे ले सकते हैं, ये अनदर राइट है, फंडामेंटल राइट, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते आप। उसको 10th राइट है, राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग, आपकी फेयर पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, ये भी वन ऑफ द 30 आर्टिकल्स में है। 11th है, राइट टू बी कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। आपने देखा होगा किसी के इल्जाम लग जाता है कि उसने करप्शन की, अखबारों में भी आ जाता है, और जब 5 साल का ट्रायल होता है वो गिल्टी नहीं होता है, लेकिन उसकी बदनामी हो सकती है। तो इसलिए मतलब है आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते जब तक कि वो कोर्ट में प्रूवन गिल्टी ना हो। तो 12वां अधिकार है, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस विद प्राइवेसी, फैमिली एंड करस्पॉन्डेंस। तो थोड़ा सा इस पे मैं बात कर दूं, जो आपने ये दिए हैं बड़े इंपॉर्टेंट राइट, तो इनको सारे आप इनको राइट देखोगे, आपने आप संविधान में पाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन में पाओगे, और एक यूनिवर्सल आप प्रिंसिपल कह दो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का है, यहाँ जब जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज में अडॉप्ट होता है, वो है एवरीबॉडी कंसिडर्ड इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड। जैसे आपने कहा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ट्रायल होगा कि किसी के खिलाफ कोई इक्वेशन है, वो है, ये एक बात आपने कह दी। तो एक आपने बात किया कि ये जो आगे आ गया कि ट्रायल होना चाहिए ट्रिब्यूनल में, तो हमारे पास तो कोर्ट्स हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है, और एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो इसकी बात जो आप कहते हो ना फेयरनेस ऑफ ट्रायल, और एक कोर्ट में ओपन ट्रायल है, वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के मुताबिक। और संविधान में ये सारी गारंटीज आप कह सकते हो, जो हमारा संविधान है वो प्रेरणा कहाँ से ले ली है, हमने इसी यूनिवर्सिटी। तो आगे आप बात करें। तो एक्चुअली उसमें आर्टिकल 13 कहता है राइट टू फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, कोई आपका वीजा लगाना है, जाना है आप, कोई रोक नहीं सकता। एक एक करो, चलो ये ऐसे बात कर लेते। तो आपका बहुत अच्छा बात है ये कि मूवमेंट का राइट है, तो हमारा आर्टिकल 19 है जी, और आर्टिकल 21 इसके साथ जोड़ दो। मैं तो जहां तक एक गोल्डन प्रिंसिपल जो फंडामेंटल राइट के है ना, तो वो 14, 19 और 21, तो मैं जो आपने कहा ना इस पे जोड़ता हूँ। इसको आपको पता है मेनका गांधी का केस आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे मूवमेंट करना, मेरा पासपोर्ट। तो उस वक्त क्या बात हुई, उसने कहा पासपोर्ट एक्ट में ओन करने का गवर्नमेंट को अधिकार है कि पासपोर्ट। तो उन्होंने कहा यार कहीं आपने सुनवाई दी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अडॉप्ट किया, उन्होंने क्या प्रिंसिपल जो प्रोसीजर था पासपोर्ट एक्ट में अडॉप्ट किया, उन्होंने कहा इसका राइट है मूवमेंट का, और इसको अगर टेर कर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डेवलप हुआ, जो अमेरिकन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने, मुझे लगता है ये भी जहां से ही इसका यूज। तो आर्टिकल 14 है राइट टू एसिलम इन अदर कंट्रीज फ्रॉम परसिक्यूशन। जैसे अब शेख हसीना है एग्जांपल है, बिल्कुल आप किसी भी कंट्री में एसिलम ले सकते हैं अगर आपको अपने कंट्री में आपकी जान को खतरा है, तो ये भी फंडामेंटल राइट है अंडर यूनिवर्सल लॉ। तो इसको हम जोड़ दें। आपने तो एक जोड़ा ना सीना का, अब कल जो सीरिया में हुआ, सीरिया रिसेंट, तो उन्होंने भी, उसने भी वहां से भागा है असद जो प्रेसिडेंट था, अभी वो मुझे लगता है रशिया की गया है। तो ठीक है, जो पॉलिटिकल असैलम होती, ये भी एक पॉलिटिकल असैलम जरूरी है भी है।
अब आर्टिकल 15 कहता है राइट टू ए नेशनलिटी एंड फ्रीडम टू चेंज नेशनलिटी। ये बहुत जैसे हमारे इंडियंस है, बिल्कुल अमेरिका में सेटल हो गए हैं, वो चेंज कर सकते हैं अपनी नेशनलिटी, ये भी अधिकार है, ये भी मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। तो एक डॉक्टर साहब इसमें बात करें, हाँ करें। सुनो समझो, तो इसका मतलब है कि हर एक जो भी है इंडिविजुअल उसका अपना कंट्री होना चाहिए, देश होना चाहिए। लेकिन आज देखो जो रिफ्यूजीज हैं, जो दर बदर हो रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट हैं हमारे, मतलब एक और चोरी छुपे कितनी इनह्यूमन मतलब वो एक्सरसाइज करके वो दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं अपनी अर्निंग के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, या अपने वो रोजी जैसा भी अमेरिका के जब इलेक्शंस हुए ना, उसमें काफी हाँ, इलेक्शन जीतने का एक था उस पार्टी का, जो हार गई पार्टी, पार्टी उन्होंने बॉर्डर ही खोल दिए, पार्टी क्योंकि वहां पर कोई वोटिंग कार्ड नहीं चाहिए, वहां सिर्फ ईमेल से आपने डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी था तरीका। ये भी एक मतलब बड़ी बात है जो इसमें जो कितनी सोच है हमारे, जो आज वो जरूरत, तो आज भी जो हम कह रहे हैं थीम कि राइट नाउ, तो राइट नाउ की बात अभी पेंडिंग है। आर्टिकल 16 राइट टू मैरिज एंड फैमिली, ये हमारा राइट है, शादी कर सकते हैं, फैमिली ले सकते हैं, देखो कैसा फंडामेंटल राइट है। तो इसके साथ और जोड़ दो ना आप डॉक्टर साहब, आपने भी मेरे साथ मुझे लगता है ट्रांसजेंडर क्या डिमांड कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर बिल्कुल बल्कि राइट टू मैरिज है। वो कहते हैं कि हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप लिव इन रिलेशन में रह सकते हो, आप कपल बन के रह सकते हो, लेकिन यार जो ह्यूमन नेचुरल नहीं, नेचर के खिलाफ है। आप अननेचुरल कह सकते हो ना, सेम सेक्स मैरिजेस, ठीक है, मैरिजेस तक फैमिली बनाओ, अडॉप्ट करो, अगर बच्चा अपना नहीं है ये राइट है, लेकिन जो कुछ राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, रेगुलेटेड है। तो आगे चलें। आर्टिकल जो 17 है राइट टू ओन प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, जितनी मर्जी करो, टैक्स दो उसको, वो फ्री है। बिल्कुल 18 कहता है फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, आप कोई भी फेथ, कोई भी रिलीजन किसी भी कंट्री में कहीं भी अडॉप्ट कर सकते हो, आप कोई ये दो जो आपने राइट में, राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी फंडामेंटल राइट का था, हमारा आर्टिकल 31 करता था। लेकिन कुछ एक नेशनल इंटरेस्ट में जब नेशनलाइजेशन हुई, जब हमने ग्रोथ की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए लैंड चाहिए थी हमें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडस्ट्री लगानी थी जहाँ, तो उसमें उस वक्त सोशलिज्म की बात आई, तो ये फंडामेंटल राइट से काट के ये सुप्रीम, तो उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि फेयर है, कंपनसेशन देनी है, रिसेटलमेंट है, रिहेबिलिटेशन है, लेकिन प्रॉपर्टी का राइट किसी की प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो 19 आर्टिकल कहता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन, आप कोई भी ओपिनियन ले सकते हो, कोई भी ओपिनियन इंफॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन आपने देखा होगा अभी काफी फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं कई कंट्रीज ने, आप कहीं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिख सकते हो। सो लेकिन ये फंडामेंटल राइट है जो आज के दिन होना चाहिए, स्वतंत्र। तो इसमें भी जो आपने कहा आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ भी आर्टिकल 19 वही, अच्छा यहाँ पे भी आर्टिकल बिल्कुल 19 का जो डिक्लेयर, तो इसमें क्या है, वहां पे भी बात हुई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ऐसा एक और वजह है, मैं कल बात की मैंने, आरटीआई एक्ट इससे निकला है, जैसे आपने कहा इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन होगी तो बंदा स्पीच करेगा, एक्सरसाइज करेगा, राइट टू अंदर क्या